नमस्कार। चंचल, कल के एपिसोड में हमने आपसे वायदा किया था कि राजनीति बदले अपनी जगह पर है, उसकी नीतियां बदलेंगी। आज जो तख्ते नशी हैं वो हटाएंगे, कोई और आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज को कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि समाज को बिगाड़ दिया गया बहुत, और उसका बनाने का केवल एक रास्ता बचा हुआ है कि हम उसको केवल भाषा से नहीं, उसको बल्कि कर्म से भी बना सकते हैं, और कर्म से ही बनाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कथनी और करनी। ये एक छोटा सा सवाल आप लीजिए कि आप बार बार ये समाज मजहब, जात, लिंग, ऊंच नीच, आर्थिक प्रभाव, इसके चक्कर में कैसे फंस जाता है और क्यों? इसके पीछे एक मनोविज्ञान है जिसको बहुत पहले से आप भारतीय दर्शन में कहा जा चुका है और बहुत आम है, बहुत सब लोग जानते हैं। वो है खाली दिमाग शैतान के घर। आपका दिमाग अगर खाली है तो इसी तरह के फितूर वाली चीज़ों में, जो ज़्यादा कुछ चुलबुली लगाएंगी, कुछ मज़ेदार होंगी, जिसमें कुछ खुरापात होगा, ये उसकी तरफ भागता है। तो अब उस भागने में आपका जो मन है, जो मिजाज है, जो इस तरह की चीज़ों के लिए भागता है, तो उसमें धर्म बहुत अच्छी चीज़ लगती है। दूसरे धर्म से नफरत भी बहुत अच्छी लगती है। सड़क गरमाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप अकेले नहीं होते। यहाँ तक कि हिंसा भी आप सामूहिक रूप से कर लेंगे। दावे के साथ कहता हूँ कि अगर व्यक्तिगत तौर पर आप अकेले रहें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भीड़ पाएंगे तो आप ही करेंगे। ये मनोविज्ञान क्यों है? इसलिए कि आपके पास काम नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक बीमारी बता दूँ। हम हिंदी पट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश का विशेष करके पूर्वी हिस्सा, बिहार पूरा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वगैरह वगैरह। केवल हिंदी पट्टी ही नहीं, और भी सूबे हैं, और भी भाषाई लोग हैं। वो बेचारे दरबदर होते हैं, भागते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? और ऐसी जगहों पर सबसे दिलचस्प बात ये देखिए कि ऐसी जगहों पर जा रहे हैं पैसे की तलाश में जिनके रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन वहाँ पर नौकरी और पैसे का इंतज़ाम बेहतर ढंग से किया गया है, उनकी व्यवस्था है। अब एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार का आदमी, या हिंदी पट्टी का, या कन्नड़ स्पीकिंग, आंध्रा, तेलुगु स्पीकिंग, बम्बई जाएगा या दिल्ली जाएगा, ये बड़े शहर हैं, तो ये वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में नहीं सीखेगा, केवल अपनी पगार के बारे में सोचता है ये कि इसको जो नौकरी मिल रही है उसमें कितना इसको मुनाफा हो रहा है, उसके बारे में सोचेगा। तमीज़ और तहजीब तक नहीं सीखेगा। अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का आदमी कलकत्ता में बैठा हुआ है तो शाम को अपनी ही बिरादरी में जा कर के बैठेगा, दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा वो। हमारा जो हिंदी पट्टी है, जहाँ कहीं भी निकल करके जाता है रोज़गार की तलाश में, तो अपना घर, अपना चौका, अपना ड्योढ़ी, अपनी कहानी, अपनी सब कुछ, जो चंदन तिवारी बार बार गाती है, शारदा सिन्हा ने सुना दिया है, ये सब हम वहाँ पर गाय की बछिया से लेकर के ये तब सब हम शाम को बैठ कर के शेयर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि यहाँ ये लोग किस तरह से, जिस जगह पर हम आए हैं मुलाजमत के लिए, ये कौन सी चीज़ है फ़ायदा इनको कर रही है। तो उसमें दो चीज़ें साथ में होती हैं अगर आप गंभीरता से देखें। एक होता है कि नेचुरल, जिसको बोलते हैं कि दैविक समर्थन, और दूसरा होता है भौतिक। उनके पास दैविक समर्थन नहीं है, भौतिक समर्थन है। और आप उसमें जैसे कारपोरेट हाउसेज, वहाँ पर बड़ी बड़ी जगहों पर अपने बिजनेस शुरू करेंगे, लेकिन मुलाजमत बड़ा जगह नहीं देता, मुलाजमत देता है छोटी जगहों से लोग निकल करके पहुँचते हैं वहाँ खोजते हुए। उस चीज़ों को किस तरह से किया जाए, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है
कि एक बार मिजाज बनाइए हिंदुस्तान देखने का। और हिंदुस्तान केवल उत्तर प्रदेश या बिहार ही नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए जब आप बाहर निकलें तो इसको छोड़ दीजिए। बेगूसराय हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, बलिया हो, छपरा हो, देवरिया हो, इसको अपनी जगह पर रहने दीजिए। आप एक मुक्त नागरिक की तरह से निकल जाइए। और बहुत छोटी जगह का नाम ले रहा हूँ, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, इनके यहाँ जा कर के थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आज़ाद आज वो हैं, इसलिए कि किसी के मोहताज नहीं है। जबकि रह कर किस तरह की ज़िंदगी में रहें, पहाड़ पर हैं, खेत नहीं है, एक खेत 1.5 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा मिल रहा है उनको। वो सीढ़ियों की तरह जो खेती करते हैं वो बनाएंगे, मेड़ बनाएंगे, उसमें वो धान रोपेंगे, फलों के ऊपर आश्रित हैं, छोटे छोटे साग मिलेंगे, जंगल की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। आप जानते हैं कि जंगल सबसे ज़्यादा क्या देता है उनको? लकड़ी तो देता ही देता है। हालांकि लकड़ी का इस्तेमाल वो केवल अपने तक ही महदूद रखते हैं। जो वहाँ के निवासी हैं, अस्थाई निवासी हैं 7 सिस्टर्स के, वो लोग जंगल का इस्तेमाल बेचने के लिए नहीं करते, अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं और उतना ही तैयार भी कर देते हैं। जब जंगल है तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि वहाँ पर एक मधुमक्खी ज़रूर मिलेगी। मधुमक्खी जब है तो वो शहद देगी। वो शहद उन लोगों का सबसे बड़ा जरिया है, रिसोर्स है उनके व्यापार का, अब तक रहा। शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस सरकार का, बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, उसने 2-3 काम 7 सिस्टर्स नॉर्थ पूर्वी हिस्से में, पूर्वांचल के उस हिस्से में, उत्तर पूर्वी सीमा पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। एक तो वहाँ के जलप्रपात का इस्तेमाल, पहाड़ है तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, उस पानी को किस तरह से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, उसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसका डाइवर्जन दिया है कि भाई आप इस नदी का पानी जो आप पंचक्की के लिए इस्तेमाल करते थे, गेहूं पीसने के लिए, मक्का पीसने के लिए, धान पीसने के लिए ये कर रहे थे, आप उसको उसी से थोड़ा सी एनर्जी बनाइए, बिजली बनाइए। और ये दोनों काम आज उनका हो रहा है। उनका जो पर्यावरण है वो भी दुरुस्त है, वही पानी आ करके। और एक सिंपल सा अगर कभी आप देखें, हो सकता है कि मैं कल आपको कोई क्लिपिंग दिखाऊं कि पंचक्की कैसे काम करती है। ऊपर से जब पानी की धार गिरेगी और एक ही धार कई पंचक्कियों के लिए काम करेगी, ऊपर से जब आप चलेंगे तो ऊपर से जो जो नीचे चलते जाएंगे तब तक आप जितने भी रास्ते में पंचक्कियाँ मिलेंगी सब वो चलाते हैं। आटा पीसने की जो चक्की होती है वो पानी से चलती है, अब उसी से बिजली होने लगी है। दूसरा उनका सबसे खूबसूरत बिजनेस था कि देखिए बड़ी तकलीफ़ होती है साहब कि आप जितने हरे भरे मुल्क हैं, कुछ तो हम किसी सरकार का नाम नहीं ले रहे, सारी सरकारों को एक तरफ से जिम्मेदार बता रहे हैं कि इन्होंने नेचुरल प्रोसेस को सही मायने में जनता के हाथ में सौंपा ही नहीं। गांधी के बाद जब तक बापू थे तब तक वो इन चीज़ों की समझ चलती रही, लेकिन उसके बाद सब खो गया। उदाहरण के लिए देखिए कि इस मुल्क में कुपोषण के सबसे बड़ा वजह है शहद का न होना। शहद की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं गांव में आज? चीनी। गंधक से धोई जाती है, सबसे नुकसानदेह चीज़ है ये चीनी। लेकिन आप मानेंगे नहीं, इसलिए कि आपके कल्चर में ये बन गया है कि शहर ने आपको चीनी दिखा दिया। भगवान, देवता, महाराज, अगर आप चीनी छोड़ करके गुड़ का भी इस्तेमाल करें तब भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। मधुमक्खी के निकाले हुई शहद तो बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद पैदा करने वाला मुल्क अगर कोई हो सकता है तो वो हिंदुस्तान हो सकता है। सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान को शहद की ज़रूरत है, लेकिन बी कीपिंग का धंधा यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। अगर कहीं जिंदा है तो वो आप बंगाल से शुरू हो जाएगा, सुंदरबन से चलिए आप निकलते चले जाइए, आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब लोग अपने ट्रेडिशनल ढंग से और आज सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए बांस के सामान और जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और
आपका इलाका कौन सा है? दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन बता रहा हूँ आपको। गंगा और जमुना के बीच का जो दोआबा है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, सबसे ज़्यादा उपयोगी तत्व यहाँ से निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदरूनी हालत में जितने कारपोरेट हाउसेज हैं उनके धंधा चल रहा है इसी गंगा जमुना के दोआबे के उत्पाद से, लेकिन वो पता नहीं चलता। इन चीज़ों के लिए आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, वो है गांधी का कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जैसे शहद बनाने का कुछ नहीं करना है, सरसों के टाइम पे या ऐसे भी किसी भी समय में बगीचे के टाइम पे डिब्बा बनवा करके मार के उसमें रख दीजिए खेत में, शाम को उठा ले आइए। दूसरा है कि आप पश्चिमी पूर्वोत्तर के जिन देशों को मैंने जिक्र किया, अरुणाचल, मणिपुर वगैरह वगैरह, हर घर में करखा लगा हुआ है, हर घर में चरखा चल रहा है। वो अभी आज तक उनके यहाँ कोई भी रासायनिक खाद इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो जहाँ रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं 80% कम हो जाएगी। नंबर 2, वो अपने खाद्य की सामग्री जो है वो खुद तैयार करते हैं। और ऐसी जगह पर आप वो कितने बेचारे मेहनत करके, किस तरह से काम करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे सीखते नहीं, हम वहाँ पहुँचेंगे तो खोजेंगे कि चोखा बाटी कहाँ मिलेगा। भाई उनके भी तो खाना खा करके देखिए कि कितना उपयोगी चीज़ें हैं, किस तरह से ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह से घास फूस खा रहे हैं और वो कितने फ़ायदेमंद है। अगली बार हम आपको बताएंगे कि कुटीर उद्योग से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाती है, और ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि हम जिस समाज को तोड़ करके आज जा रहे हैं, इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध तो कर दें कि हम आप संवाद बनाएं। ये आपके पूछे गए सवाल का जवाब आज मैं दे रहा हूँ, और ये इस तरह के सवाल के जवाब के लिए आप सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और आखिरी पायदान जो चैनल का नाम है उससे जुड़ें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।